आइए हम लोग एक बार डायमेंशनल एनालिसिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करें जिनको नीट में पूछा गया है या पूछा जाता है। जैसे सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, y इक्वल्स, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में कुछ अननोन क्वांटिटीज़ हैं, उन अननोन क्वांटिटीज़ के डायमेंशन को पता करना है। तो देखते हैं, y इक्वल्स a साइन ओमेगा t। यहाँ पर y हम जो कंसिडर कर रहे हैं वो y है डिस्प्लेसमेंट, तो इसकी डायमेंशन हमें पता चल गई। t की डायमेंशन t है। अब हमारे पास जो अननोन क्वांटिटीज हैं वो अननोन क्वांटिटीज कौन कौन से, a और ओमेगा। a क्या हुआ हमें नहीं पता, हमें इसके डायमेंशन को पता करना है। ओमेगा क्या है ये भी हमें नहीं पता, इसके डायमेंशन को पता करना है। डायमेंशनल एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट टूल प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन के हिसाब से LHS में जो इक्वेशन, LHS में जो भी फैक्टर्स हैं, LHS और RHS दोनों के डायमेंशन सेम होने चाहिए। अब इसके हिसाब से हम सबसे पहले इसका इस्तेमाल करके देखने की कोशिश करेंगे कि ये डायमेंशन जो अननोन क्वांटिटीज हैं a और ओमेगा के लिए क्या निकल कर आएगी। यहां पर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड एंगल हैव नो डायमेंशन। नो डायमेंशन, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे इसको। नो डायमेंशन का मतलब मास के ऊपर एक्सपोनेंट 0, एल के ऊपर एक्सपोनेंट 0, टी के ऊपर एक्सपोनेंट 0। ठीक है, हमें इसकी क्यों जरूरत पड़ रही है? क्योंकि इस इक्वेशन में हम अगर देखें ये इन्वॉल्व है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ये एंगल, ये एंगल। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें इस इक्वेशन के अंदर ये देखना है कि कौन से फैक्टर का डायमेंशन पता है और पता होता है, कौन से इक्वेशन, कौन से फैक्टर का डायमेंशन एग्जिस्ट करता है और कौन से का नहीं करता है, तो हमने ये देख लिया कि इसका डायमेंशन नहीं होगा, यानी कि y इक्वल्स a, डायमेंशनली y इक्वल्स a। इस तरीके से हम a को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। y का डायमेंशन l है, तो a के लिए हमें डायमेंशन जो मिलेगा वो ये मिलेगा। ठीक है, इजी है। अब हम देखते हैं एंगल। एंगल हमारे पास ओमेगा t है, क्योंकि आपको पता होगा साइन थीटा लिखते हैं, जैसे साइन थीटा लिखते हैं। साइन थीटा का क्या मतलब, यहाँ पर ये पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ये एंगल है, ये थीटा एंगल है। ठीक है, साइन ऑफ सम एंगल, कॉस ऑफ सम एंगल। इसी तरीके से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका डायमेंशन नहीं होता है, या एंगल है उसका भी डायमेंशन नहीं होता है। तो ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं, ओमेगा टी के लिए जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, m0 l0 t0। डायमेंशन नहीं होता है का मतलब यही हुआ। ओमेगा के लिए हमने क्या लिखा, अगर हम डायमेंशंस पुट कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, m0 l0 t रेज टू पावर, ये नीचे आएगा, उसके डायमेंशंस को पुट करने के बाद हमारे पास ये आया। तो आप देख पा रहे हैं ओमेगा और a दोनों के डायमेंशंस हमने पता कर लिए। ठीक है, इस तरीके से आप एक बार फिर से, मैं चाहूंगा क्विकली इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। इस इक्वेशन के अंदर y डिस्प्लेसमेंट है, a पता नहीं हमें, ये पूरा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डायमेंशन नहीं होता, इसका मतलब ये हुआ मैथमेटिकली हम उसको इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, m0 l0 t0। और इसके लिए फिर हम क्या कंसिडर करेंगे, इसका अगर कोई डायमेंशन नहीं है, दिस इज नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी, तो y ही है, y के इक्वल सिर्फ a ही होगा जिसका डायमेंशन है, यानी कि a का डायमेंशन वही होगा जो y का है। और ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन सिर्फ यही कहता है कि जो भी इक्वेशन अगर करेक्ट है तो करेक्ट इक्वेशन के लिए LHS और RHS
दोनों के डायमेंशंस इक्वल होने पड़ेंगे, दोनों के डायमेंशंस इक्वल होंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने ये पता कर लिया। अब मैं चाहूंगा एक और क्वेश्चन, मैं इसी में एक्सटेंशन चाहता हूं, आप एक बार गौर करिए। एक और मैं क्वेश्चन दूंगा, इसी के साथ जुड़ा हुआ है, इसको मैं फिर से लिखता हूं, साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। एक्स को भी हम आइडेंटिफाई कर लें, एक्स की डायमेंशन भी लेंथ ही है, लेंथ l⁻⁴ और अब हम बात करते हैं k की डायमेंशन भी हमें पता करनी है। k भी हमारे लिए अननोन क्वांटिटी हो गई। तो एक अननोन क्वांटिटी a, दूसरी अननोन क्वांटिटी ओमेगा, तीसरी अननोन क्वांटिटी k। तो हमने क्या देखा, साइन ऑफ सम एंगल, आपने नोट किया होगा कई बार हमें किसी इक्वेशन में ये मिलता है साइन थीटा प्लस फाई। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी एंगल है और ये भी एंगल है, ये पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो उसकी तो कोई डायमेंशन वैसे भी नहीं होगी। तो इस लिहाज से ए की डायमेंशन हमारे पास क्या आई, ए की डायमेंशन आ गई एल, जो डिस्प्लेसमेंट की है, जो वाई की है वही डायमेंशन होगी। ओमेगा की डायमेंशन क्या हो गई, m0 l0 t⁻⁻1, या सिंपली हम t⁻⁻1 भी लिख सकते हैं। ओमेगा की आ गई। अब kx, आप एक बार फिर से सोच कर देखें, kx क्या रिप्रेजेंट करेगा, k इंटू एक्स, ये भी एक एंगल रिप्रेजेंट करेगा। और एंगल की डायमेंशन क्या होती है आपको पता है, तो kx इक्वल्स m0 l0 t0। तो k के लिए हम क्या लिख सकते हैं, m0 l0 t0 डिवाइडेड बाय x के लिए l। तो k की डायमेंशन क्या हो गई, l⁻⁻1, या सिंपली हमने l⁻⁻1 लिखा, या फिर हम उसको पूरे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, k इक्वल्स, k की डायमेंशन क्या हो रही है, m0 l⁻⁻1 t⁻0। ठीक है, इस तरीके से हमने अननोन क्वांटिटीज के डायमेंशन को पता कर लिया। और पता करने के लिए हमने क्या किया, हमने डायमेंशनल एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट टूल प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन का इस्तेमाल किया। ठीक है, अब मैं चाहूंगा एक दो और क्वेश्चंस ले, और इसके लिए आपने देखा होगा एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। रिलेटिविस्टिक मास m इक्वल्स m0 बाय 1 माइनस v² बाय, ये मैं कोई एक क्वांटिटी पुट कर रहा हूं यहां पर, पता नहीं क्या है इसकी डायमेंशन। ठीक है, यहां पर v वेलोसिटी है, a अननोन क्वांटिटी नहीं पता हमें, m0 मास है और m भी मास है। ठीक है, हमें क्या करना है, a के डायमेंशन को पता करना है। कैसे कर पाएंगे, आइए देखते हैं। अगर हम इसको कंसीडर करें तो हम ये देख सकते हैं कि 1 है, 1 माइनस v² बाय a²। इसका मतलब यही है कि इसका जो भी डायमेंशन होगा वो v के ही इक्वल होगा, क्योंकि एक्सपोनेंट भी सेम है। इसको भी वेलोसिटी के इक्वल होना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन वेलोसिटी स्क्वायर कुड बी, यानी कि सेम क्वांटिटी का ही रेशियो 1 हो सकता है। ठीक है, सेम क्वांटिटी का रेशियो 1 हो सकता है, और 1 करना पड़ेगा क्योंकि 1 के साथ ये दिस इज नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि इसको नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट होना, नॉन डायमेंशनल वैल्यू होनी पड़ेगी, नॉन डायमेंशनल इसको होना पड़ेगा, इस फैक्टर को। ठीक है, तो v² बाय v² जब करेंगे तभी है। इसका मतलब ये हुआ, a को हमने आइडेंटिफाई कर दिया एज v, a इक्वल्स क्या आ गया, v। ठीक है, समझ पाए, एक बार फिर से समझते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस का इंपॉर्टेंट टूल प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। इसका मतलब यह हुआ कि इक्वेशन में ये मास है, और LHS में अगर मास है तो RHS में भी हमें मास ही मिलना चाहिए। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये समझना है कि लाइक क्वांटिटीज, मतलब एक ही तरह के क्वांटिटीज को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहां पर जैसे
ऐड किया हुआ है, ये सब्ट्रैक्ट किया हुआ है वी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये 1 से सब्ट्रैक्टेड है, 1 की डायमेंशन होती नहीं है, नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती है। और भी अगर ये डायमेंशन लेस हो जाएगा ये पूरा का पूरा, तभी LHS में भी मास और इसमें भी मास। ठीक है, हम इस तरीके से A को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज वेलोसिटी। तो A के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, m0 L1 t माइनस 1। ठीक है, इस तरीके से हमने इस इक्वेशन में पता लगा लिया कि क्या हो रही है A की डायमेंशन। ठीक है, अब हम दूसरे इक्वेशन को लेकर चलते हैं। एक हमने डायमेंशनल एनालिसिस में कर लिया, अब हमें एरर एनालिसिस में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करना है। एरर एनालिसिस में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारे पास अगर टाइम पीरियड का इक्वेशन हमें पता ही है, 2 पाई इक्वल्स L बाई जी, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। जी की मेजरमेंट अगर हमें करनी है, और जिस हमने, जाहिर सी बात है हमें मेजर कैसे करनी है, जी की वैल्यू को मेजर करनी है, इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम देखें तो जी के लिए क्या फॉर्मूला निकल कर आएगा, टी स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर इसको हम ऐसे करें, t बाय 2 पाई इक्वल्स L बाय जी। इस तरीके से हमने क्या किया, g इक्वल्स 4 पाई स्क्वायर L बाय टी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हमारे पास g आ गया तो इसके फ्रैक्शनल एरर को हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं, फ्रैक्शनल एरर को कंसीडर कर सकते हैं डेल्टा g बाय जी इक्वल्स डेल्टा L बाय L प्लस 2 इंटू डेल्टा t बाय टी। क्या हम ऐसे समझ सकते हैं? इजी है। अब अगर हमें लेंथ किसकी बात कर रहे हैं हम, ये सिंपल पेंडुलम से हमने मेजर करना है g की वैल्यू को। सिंपल पेंडुलम की जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ L हमने कंसीडर किया, और टाइम पीरियड इसका क्या है वो हमें देखना है। वो हमें पता होगा अगर तो अच्छी बात है, नहीं पता होगा हमें कुछ क्लू दिए हुए होंगे। इसको कितनी बार ऑब्जर्व किया गया का मतलब, मान लेते हैं हमने 10 ऑसिलेशन कंसीडर किए या 100 ऑसिलेशन कंसीडर किए, 100 ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा, तो एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा वो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। और इसके बाद हम बड़े आराम से लेंथ में जो भी एरर है, लेंथ के परसेंटेज एरर को हम ऐड करेंगे, टाइम के परसेंटेज एरर को ऐड करेंगे, और इस तरह से जी के साथ जो परसेंटेज एरर है वो हमारा निकल सकता है। ठीक है, आप एक बार फिर से गौर करें, अगर हमें टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला गिवन है, इसमें जो भी फैक्टर्स हैं अगर देखा जाए डायमेंशनली तो 2 पाई की कोई डायमेंशन नहीं है, L एक फैक्टर है डायमेंशनल वेरिएबल, G भी एक डायमेंशनल क्वांटिटी है, और G के लिए अगर हमें निकालना हो फॉर्मूला या उसके साथ जो परसेंटेज एरर जुड़ी हुई है वो निकालना हो तो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। किस तरीके से ये डेल्टा G बाई जी इक्वल्स डेल्टा L बाय L प्लस 2 इंटू डेल्टा T बाई टी। ठीक है, अब देखते हैं कि ये वैल्यूज क्या दिए हुए होंगे, हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या दिए हुए होंगे। हमें अगर ये बोला गया कि हमने एक वॉच का इस्तेमाल किया जिसमें 1 सेकेंड है, बिल्कुल ठीक 1 सेकेंड है उसका डेल्टा टी, टाइम हमने लिया लेट्स से 90 सेकेंड्स तक। ठीक है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हमने लिए n इक्वल्स से 100। ठीक है, अगर हमें ये निकालना हो टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होगा नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इनटू एक ऑसिलेशन में क्या टाइम लगा है एक ऑसिलेशन के लिए, तो उसको हम टाइम पीरियड बोलेंगे n इंटू टी। हम इसको कर सकते हैं ऐसे डेल्टा टी बाय टी इक्वल्स, ये तो कांस्टेंट है ये नहीं रहेगा, डेल्टा टी बाय टी। इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू हम आराम से
इसके टर्म्स में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अब जरा गौर करते हैं, हमारे पास जो वैल्यूज दिए हुए हैं उसके हिसाब से डेल्टा टी बाई टी की वैल्यू क्या आई, 1/90। ठीक है, 1/90, ऐसा इसलिए डेल्टा टी की वैल्यू 1 सेकेंड, ये गिवन है। जिस वॉच को हमने इस्तेमाल किया उसमें जो लीस्ट काउंट है वो 1 सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस 100, टाइम हमने टोटल जो लगाया ऑब्जर्व करने में पेंडुलम के ऑसिलेशन को 90 सेकेंड लगाया। इसके बाद हमने निकाला कि टोटल टाइम अगर लगेगा एक ऑसिलेशन इनटू एक ऑसिलेशन में लगा हुआ टाइम, तो इस तरीके से हमने डेल्टा टी बाई टी निकाला। और इसके लिए एब्सोल्यूट एरर डेल्टा एब्सोल्यूट एरर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, तो डेल्टा टी और टी टाइम पीरियड, तो ये फ्रैक्शनल एरर इसका हमने निकाला इसके टर्म्स में। ठीक है, हमारे पास 1/90 आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें लेंथ के लिए क्या गिवन है वो देख लेते हैं। लेंथ के लिए गिवन है, लेंथ इस सिंपल पेंडुलम की जो हमने लेंथ कंसीडर की है ये 20 ± 2%, या 20 ± 2% अगर होगा तो हमें उसकी एब्सोल्यूट एरर को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, सो दैट हम यहाँ डेल्टा एल को सब्स्टिट्यूट कर सके। यहाँ पर इसके हिसाब से एल की जगह पर हम क्या लिखेंगे 20 और डेल्टा एल की जगह पर लिखेंगे 2। तो हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो परसेंटेज एरर भी हम निकाल सकते हैं और ये फ्रैक्शनल एरर भी निकाल सकते हैं। तो डेल्टा एल हमारा आया 2 डेल्टा एल बाई एल 2/20 प्लस 2 × 1/90, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसके फ्रैक्शनल एरर निकल जाएगी, फ्रैक्शनल एरर निकल गई, फिर हमने परसेंटेज एरर निकाल लेना है और ये आसानी से हो जाएगा। कितना आया 1/10 प्लस 1/45, इस तरीके से हम इसके फ्रैक्शनल एरर को निकाल लेंगे। ठीक है, अब अगर इसी में हमें ऐसा कुछ दिया हुआ हो, ये सारी चीज़ें ना दी हुई हो, हमें ये सीधा सीधा दिया गया हो कि परसेंटेज एरर टाइम पीरियड के लिए, अगर हमने ये कहा गिवन डेल्टा टी बाई टी इंटू 100% इक्वल्स 3%, कुछ परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड 3% दिया हुआ हो, और परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ दिया हुआ हो 2%, तब इन द मेजरमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ जी क्या निकल कर आएगी परसेंटेज एरर। तो इस इक्वेशन का हम इस्तेमाल करेंगे और इस इक्वेशन के जरिए हम निकाल सकते हैं। क्या निकल कर आएगा, डेल्टा जी बाई जी इंटू 100% इक्वल्स 2% प्लस 2 × 3%, 2% प्लस 6%, 8%। ठीक है, तो दोनों तरीके से आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि इंडिविजुअल टाइम पीरियड और लेंथ के मेजरमेंट में क्या परसेंटेज एरर है वो गिवन हो, और उसके बाद इन द मेजरमेंट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या परसेंटेज एरर होगी ये पूछा जाए, या फिर डेटा दिया हुआ हो, वैल्यूज दिए हुए हो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिया हुआ हो, टोटल टाइम दिया हुआ हो, लेंथ की वैल्यू दी हुई हो विद एरर, उसको हम इनकॉर्पोरेट करके हम बड़े आराम से परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं। कितना आगे